तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज बुधवार है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं बुधवार को इतिहास पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, इतिहास का यह हमारा दूसरा वीडियो है। प्रथम वीडियो में मैंने इतिहास का सामान्य परिचय के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी को बतलाया था। यदि आपने अभी तक प्रथम वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रथम वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के साथ प्रथम अध्याय प्रारंभ करने के लिए जा रहा हूं, इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपका प्रथम अध्याय है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो यदि आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक लेते हैं, चाहे वो SBPD हो या NCERT हो, तो उसमें प्रथम अध्याय क्या देखने को मिलेगा? हड़प्पा सभ्यता। लेकिन मैं आपको हड़प्पा सभ्यता ना पढ़ा करके प्रथम अध्याय में आपको शुरू करूंगा प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत। इसका कारण यह है कि आपका प्रथम अध्याय यानी कि हड़प्पा सभ्यता और द्वितीय अध्याय में, ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास का थोड़ा थोड़ा पार्ट आपका जिक्र है, जिससे आपको समझने में बहुत कठिनाई होती होगी। इसलिए उन कठिनाई को दूर करते हुए, उस चैप्टर को आसान बनाते हुए मैं एक नया चैप्टर जोड़ करके, ठीक है, आपको बतलाने के लिए जा रहा हूं। आपका प्रथम अध्याय आप अपने कॉपी में नोट हैंड कर लीजिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन की स्रोत, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत, ये आपका प्रथम अध्याय है। किसके अकॉर्डिंग? तो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और इस अध्याय से भी आपको बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे पुरातत्व क्या है, कार्बन 14 विधि क्या है, इतिहास अध्ययन के किन्हीं 3 स्रोत बताएं। इस प्रकार से देखिएगा तो आपको बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड में। जैसे अभिलेख क्या है, ठीक है। तो ये सभी जो पॉइंट है सभी आपको खिचड़ी बना करके बुक में दिया हुआ है, जिसे आप एक सीरीज में समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए उस खिचड़ी को निकाल करके मैं आपको सेपरेट बाय सेपरेट चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए उन कठिनाई को दूर करने के लिए प्रथम अध्याय मैंने क्या रखा है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत। इस अध्याय से भी बिहार बोर्ड में 100% है कि आपको प्रश्न पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक पर। यह टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत, यानी कि आपका जो 12th का इतिहास है, उस 12th के इतिहास में आपको किसका इतिहास पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है भारतीय इतिहास, यानी कि भारत का इतिहास। आपको पूरा का पूरा 12th भारत का ही इतिहास पढ़ना है। इसके अलावा किसी दूसरे देश का इतिहास आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जबकि हम बात करें कक्षा 11th में यदि आप इतिहास पढ़े होंगे तो वहाँ आप भारतीय इतिहास को नहीं पढ़े होंगे। कक्षा 11th में आपने क्या पढ़ा? तो आपने पढ़ा था 11th में मेसोपोटामिया, ठीक है। मेसोपोटामिया भारत का है? नहीं है, ठीक है, वह दूसरे देश का है। आज हम यदि देखें तो, ठीक है, मेसोपोटामिया का सभ्यता के बारे में पढ़े थे, जो कि विश्व इतिहास के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करें तो यूनान की सभ्यता के बाद यूनान की सभ्यता को हम पढ़े थे, वो भी क्या है? तो विश्व इतिहास है। तो यूं हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा 11th आपका विश्व इतिहास था और 12th भारतीय इतिहास है। इसलिए आप बताइए, आप यदि भारत का इतिहास पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपके तो मन में प्रश्न आएगा ही आएगा कि आखिर जो हमें इतिहास की जानकारी दिया जा रहा है, वह जानकारी आखिर कहाँ से आता है, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कोई किताब लिख दिया मगध के बारे में, मौर्य के बारे में या हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो आपके तो मन में तो प्रश्न उठेगा ना कि आखिर यह जो बुक में लिखा हुआ है, आखिर यह जानकारी कहाँ से आया, यानी कि इसका जो सोर्स है या स्रोत है वह कहाँ से है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं सभी बातों की चर्चा हम क्या करेंगे? तो हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। और इन सभी बातों को समझने से पहले, अब इन सभी बातों को भी समझने के लिए हमें कुछ जरूरी शब्दों को समझना पड़ेगा कि आखिर उस शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम आपको वीवीआई शब्द
समझा रहे हैं और उस वीवीआई शब्द से भी आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, यूं समझ लीजिए हम जो भी कुछ समझाएंगे वह बिहार बोर्ड से ही जुड़ा रहेगा, अदर बोर्ड से नहीं जुड़ा रहेगा। इसलिए यदि आप बिहार बोर्ड के हैं तो वो बच्चे खास करके देखें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका प्रथम पॉइंट है पुरातत्व। क्या है? पुरातत्व। ये आपका प्रथम पॉइंट है। प्यारे बच्चों यदि आपको रेड मार्कर से बोर्ड पे नहीं दिखाई पड़ता है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बतलाइएगा। ठीक है, तो मैं रेड को छोड़ करके कोई और पॉइंट कर लूँगा। देखिए पुरातत्व क्या होता है, आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि पुरातत्व क्या है, पुरातत्व किसे कहते हैं, पुरातत्व से क्या तात्पर्य है, या पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो किसी भी प्रकार से पूछा जाए आपको आज पुरातत्व का जवाब आप स्वयं से दीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज आपको सिर्फ समझना है, आराम से आज निफिकिर होकर के समझिए। मैं आपको क्या करूंगा तो कल में इसका प्रश्न उत्तर कराऊंगा। ठीक है, और जो भी प्रश्न उत्तर होगा मैं उसको लाइन बाय लाइन अच्छे से समझाऊंगा। बोर्ड पर नहीं समझाऊंगा, मैं आपको लैपटॉप में समझाऊंगा, यानी स्क्रीन पर आपको समझाऊंगा। क्योंकि बोर्ड पे इतना तो उत्तर तुम लिख पाएंगे नहीं, इसलिए स्क्रीन पे लाइन बाय लाइन करके हम आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग समझेंगे कि आखिर पुरातत्व क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों जब हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, क्या रहते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं। ठीक है, ये मान के चलते ये मेरा हो गया पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी हो गया तो क्या होगा? पेड़ होगा कि नहीं होगा? बहुत सारा पेड़ पौधा है ना, होगा। ठीक है, उसके बाद जीव जंतु भी होगा। ये हम मान लेते हैं कोई जीव है, डॉगी है। ठीक है, चलो इंसान भी मान लेते हैं, एक हमारा इंसान है। ठीक है, ये मेरा क्या है? इंसान, व्यक्ति है। उसके अलावा सूर्य भी हम लोग मान लेते हैं, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे पुरातत्व। देखिए प्यारे बच्चों जब पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के नीचे क्या होता है? गर्भ होता है, पृथ्वी के गर्भ। तो पृथ्वी के नीचे जब कोई वस्तु छुपी होती है, जैसे वस्तु क्या क्या छुपी है ना होगी, एक मान के चलिए एक किसी जीव का कंकाल हो गया, लोहिया हो गया, ठीक है, खिलौना हो गया, या कोई रुपया हो गया, मुद्रा हो गया। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर जितना भी आपका वस्तु है, चाहे बर्तन हो, मुद्रा हो, कंकाल हो, कोई भी वस्तु हो, ठीक है, कोई भी वस्तु, चाहे वो कुदारी हो, ये सारा का सारा वस्तु आपको क्या है ना कहलाएगा? ये सारा वस्तु। तो ये सारा वस्तु आपको कहलाएगा सर्वप्रथम, ये सारा का सारा वस्तु यानी जो वस्तु धरती के अंदर छिपा हुआ है वह वस्तु आपको क्या कहलाएगा? वह वस्तु आपको कहलाएगा पुरातात्विक वस्तु। क्या कहलाएगा? पुरातात्विक वस्तु। ठीक है, अब प्यारे बच्चों पुरातात्विक वस्तु को ही आपको एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा रहता है? तो पुरा वस्तु। क्या लिखा रहता है? पुरा वस्तु। आप धरती के गर्भ में जो भी वस्तु छिपा रहेगा उस वस्तु को हम क्या बोलेंगे? या तो पुरा वस्तु बोलेंगे या पुरातात्विक वस्तु बोलेंगे, दोनों एक ही है। ठीक है, सभी पब्लिकेशन में अदर अदर लिखा आपको ना रहेगा, तो चाहे आप इसे पुरा वस्तु कहिए, पुरातात्विक वस्तु कहिए, तो बात बराबर है। ठीक है, अब मान के चलिए कि आप घर बना रहे हैं। घर बनाने में क्या होता है? तो पिलर देने के लिए या कुर्सी बनाने के लिए खुदाई करना पड़ता है। आप खुदाई किए और खुदाई के दरमियान आपको क्या मिला? तो आपको एक घड़ा मिला और उस घड़ा में खूब सोना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तो आप जो है इसकी सूचना किसको देंगे? तो इसकी सूचना आप देंगे पुरातात्विक विभाग को देंगे। ठीक है, यानी कि पुरातात्विक विभाग को देंगे या पुरातत्व विभाग को देंगे। अब वो विभाग वाला क्या करेगा? इस वस्तु को जांचने के लिए आएगा, या यूं आप इन्हें कह लीजिए कि जब धरती के अंदर जो भी वस्तु छिपी हुई है, आपको जब लगे कि यह वस्तु काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, तो आप क्या करते हैं? तो आप जो है जो भी
पुरातात्विक विभाग में कार्यरत होता है, और जो कार्यरत होता है उसको हम पुरातत्वविद बोलते हैं। तो जो व्यक्ति आएगा और व्यक्ति इसकी जांच करेगा, ठीक है। अब मान के चलते हैं एक व्यक्ति आया और एक व्यक्ति क्या किया, तो इसका जांच किया। ये व्यक्ति है, यह व्यक्ति क्या किया, तो इस सभी वस्तुओं को जांच किया, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति जांच करेगा, यानी धरती के अंदर गर्भ में जो भी वस्तु छिपा हुआ है, उस वस्तु को जो जांच करता है, पड़ताल करता है, निरीक्षण करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पुरातत्वविद। क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद। क्या बोलते हैं, तो पुरातत्वविद बोलते हैं, ठीक है। दिख रहा है ना, पुरातत्वविद, ठीक है। यूं तो आपका प्रश्न है कि पुरातत्वविद कौन है या किसे कहते हैं, तो पुरातत्वविद वह हुआ जो पुरातात्विक वस्तु को क्या करता है, तो जांच करता है। जैसे एक डॉक्टर है ना, क्या करता है, मनुष्य का जांच करता है, बतलाता कि उसमें क्या बीमारी है, ठीक है। तो उसी प्रकार पुरातत्वविद पुरातात्विक वस्तुओं को क्या करता है, तो जांच करता है, और वो पता लगाता है कि आखिर यह जो घड़ा में जितना भी रुपया है वह रुपया कितना पुराना है, और वहाँ के लोग कैसे रुपया को बनाए। तो वो जो भी जानकारी प्राप्त करेगा वह जानकारी ही हमारा क्या कहलाएगा, तो हमारा कहलाएगा आपका पुरातत्व। क्या कहलाएगा, तो पुरातत्व। तो इसका परिभाषा किस प्रकार हम ना दे सकते हैं कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ यानी धरती के अंदर पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई वस्तु, तो छुपी हुई वस्तु क्या कहलाया, पुरा वस्तु, यानी छुपी हुई वस्तु का अध्ययन कर हम लोग छुपी हुई वस्तुओं का क्या करता है, तो अध्ययन करता है, और अध्ययन करके जो जानकारी प्राप्त होता है, तो यह जानकारी मुख्य रूप से आपका पुरातत्व का क्या होता है, तो काम होता है। और यह जानकारी का एक इतिहास का क्या करता है, तो निर्माण करता है। अब जैसे यह पुरातत्वविद मतलब कौन, जो पुरातात्विक वस्तुओं को जांच करेगा। अब पुरातत्वविद मान के चलिए यह जो हमारा सिक्का है, इस सिक्के को वो क्या करेगा, तो जांच करेगा। जैसे अब इस सिक्का में मान के चलिए लिखा हुआ है, क्या है, तो लिखा हुआ है, तो पुरातत्वविद क्या बोला, अच्छा सिक्का में लिखा हुआ है, मतलब कि वहां के लोगों को लिखना आता होगा और पढ़ना आता होगा, तभी तो लिखा है, तभी तो सिक्का पर लिखा हुआ है कि नहीं। तो इससे क्या पता चला कि सिक्का पर लिखा हुआ है, तो उन लोगों को पढ़ना और लिखना आता था। और यदि यह सिक्का की मान के चलिए आपका कांसा का बना हुआ है, तो हमें क्या पता चला कि वहां के लोगों को कांसा धातु बनाना आता होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, यदि और हम तीसरा पॉइंट में जाए, यह सिक्का है, तो इसका मतलब है कि वे लोग आर्थिक दृष्टि से समृद्ध रहे, मतलब कि व्यापार की दृष्टि से समृद्ध होंगे, तभी तो वह वस्तु विनिमय छोड़ करके वह मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ, तो आपको जानकारी प्राप्त हुआ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 पॉइंट निकल करके आता है, और सबसे एमबीबीआई कौन सा हो गया, तो पुरातत्व एमबीबीआई पॉइंट है। यानी कि पहले समझ लेते हैं पुरातत्व क्या है, तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई वस्तुओं का क्या करते हैं, तो अध्ययन करते हैं, ठीक है। पुरा वस्तु या पुरातात्विक वस्तु क्या हुआ, जो पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई वस्तु है, वो सभी वस्तु पुरातात्विक वस्तु है या पूरा वस्तु है। पुरातत्वविद कौन हुआ, जो पुरातात्विक वस्तु को जांच करेगा, वह पुरातत्वविद हुआ, ठीक है। अब प्यारे बच्चे आप एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो पुरातत्वविद भर करके शब्द मिलेगा, पूरा वस्तु भर करके मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं है तो एनसीईआरटी बुक लीजिए, आप पढ़िए, देखिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये सभी शब्द दिक्कत है एनसीईआरटी का, आपको प्रथम अध्याय के प्रथम पेज में से ये सभी शब्द देखने को मिल जाएगा। अब इस शब्द को आप समझेंगे ही नहीं तो आप कैसे खुद से न पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पुरातत्व हमारा क्लियर है ना, हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब पुरातत्व को परिभाषा हम आपको कल अच्छे से सेपरेट वीडियो बना करके परिभाषा लिखा देंगे, फिर हम स्क्रीन पर भी समझाएंगे, ठीक है, जिससे आपको माइंड में रटा जाए, रात याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, माइंड में प्यारे बच्चों आपको रटा जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट हमारा निकल करके आता है कार्बन
14 विधि। क्या विधि? कार्बन 14 विधि। ठीक है, ये एक साथ में लिखा हुआ है, स्पेस नहीं था तो इस प्रकार हम लिख दिए। ठीक है, कार्बन 14 विधि लिखा हुआ है, यानी कि अब हम लोग जानेंगे कि आखिर कार्बन 14 विधि क्या होता है। प्यारे बच्चों, ये देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर क्या है? पेड़ है, आदमी है, उसके बाद क्या है? तो जानवर है। तो हम कह सकते हैं कि जितना भी आपका सजीव है, चाहे पेड़ हो, जीव हो, जंतु हो, जब मान के चलिए वो मर गया तो क्या हुआ? जमीन के अंदर गड़ गया। ठीक है, आंधी आया, तीनों घटा मर गया और जमीन के अंदर गड़ गया। अब जैसे ही गड़ गया तो इंसान का मान के चलिए इस प्रकार कंकाल दफन है, कुत्ता का इस प्रकार कंकाल दफन है, और लकड़ी का पेड़ का इस प्रकार सिल्ली बच गया। ठीक है, इस प्रकार से है। अब मान के चलिए आपका घर बन रहा, पिलर कुर्सी बन रहा है, पिलर गाड़ने के लिए खड्डा खुना गया तो आपको कंकाल दिखा, किसका? तो इंसान का। अब आपके मन में प्रश्न आया, आखिर यह जो इंसान है, यह जो कंकाल है वह कितना वर्ष पुराना है? या कुत्ता का कंकाल मिल गया, या कितना वर्ष पुराना है, या यह लकड़ी कितना वर्ष पुराना है कि नहीं? तो हम लोग यह कितना वर्ष पुराना है इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं? तो हम एक विधि का प्रयोग करते हैं, और वह विधि कौन सा है? तो कार्बन 14 विधि। ठीक है, यानी कि अब इसका निरीक्षण करने के लिए यह कितना वर्ष पुराना है हम लोग किसको बुलाएंगे? तो पुरातत्वविद को बुलाएंगे। और पुरातत्वविद का काम ही होता है कि पुरातात्विक वस्तु का अध्ययन करना। ठीक है, यानी इन सभी जीवों का अध्ययन करना। तो पुरातत्वविद आएगा और इसको क्या करेगा? तो जांच करेगा। अब वो देखिए किस प्रकार से वो जांच करेगा। ठीक है, देखिए जब कोई सजीव जीवित रहता है, हमेशा याद रखिए सजीव मतलब जीवित प्राणी, जिसमें क्या होता है? जान हो। जैसे पेड़ में जान होता है, काट दीजिएगा तो बेचारा सूख जाएगा, तो इसलिए इसमें जान होता है। इंसान में भी क्या होता है? जान होता है। कुत्ता हो गया या कोई भी जानवर हो गया, क्या होता है? तो यह जान होता है। यदि हम बात करें कुर्सी में जान होता है? नहीं होता, निर्जीव है। ठीक है, तो जो भी सजीव प्राणी है जब वो जीवित होता है तो जीवित होने के कारण उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। देखिए यह मेरा सूर्य है, प्रकाश पड़ रहा है, यह बिल्कुल पड़ रहा है। और जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश जब आकर के वायु पृथ्वी में प्रवेश करता है, तो जैसे ही प्रवेश करता है तो वह वायुमंडल में टकराता है। यानी कि देखिए सबसे प्रथम क्या है? तो वायुमंडल है, यानी कि हवा, इस प्रकार से हवा है। तो सूर्य का प्रकाश आया, वायुमंडल से टकराया, और जैसे ही वायुमंडल से टकराता है तो आपको क्या होता है? देखिए सूर्य का प्रकाश में नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन टूटते टूटते वह क्या लास्ट में आपका बचता है, आता है? तो यहां पर आपका आता है सूर्य के प्रकाश, नाइट्रोजन टूट करके किरण से C14 हम आपको यहां लिख देते। ठीक है, C14 और C14 और C12, यानी कि वायुमंडल में प्रवेश किया, नाइट्रोजन टूट गया, नाइट्रोजन टूट करके C14 और C12 आया। ठीक है, अब C14 C12 क्या है? तो C मतलब कार्बन। ठीक है, कार्बन 14 और कार्बन 12, और यह कार्बन 14 यह कार्बन 12 किस पर गिरा? तो सभी जीवित वस्तु पे, यानी जब तक जिंदा है। C14 C12 पेड़ पर पड़ रहा है, C14 C12 आदमी पर पड़ रहा है, C14 C12 जीव जंतु पर भी पड़ रहा है। ठीक है, अब जैसे यह तीनों मर जाएगा तो जमीन के अंदर क्या हो जाएगा? तो गड़ जाएगा। तो क्या बताओ, अब जमीन के अंदर यदि वो गड़ गया, क्या सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है तो पहले से जो इंसान में सभी जीवों में जो C14 C12 होता है वह धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे एक समय अंतराल में मान के चलो कि 2000 वर्ष तक गड़ा ही रहा, तब क्या होगा? तब C12 तो हमारा स्थिर होता है। मान के चलते हैं, एक वैल्यू लेते हैं, यदि जीवित है तो C12 हमारा 10 है। C12 हमारा कितना है सभी जीव में? तो 10 है। तो यह कितना भी वर्ष पुराना हो जाए, चाहे 1000 2000 4 5 7 कितना भी हजार या पुराना हो जाए, ठीक है, इसमें C12 ज्यों का त्यों रहेगा, मतलब कि 10 का 10 ही रहेगा। लेकिन जो C14 है वह धीरे धीरे घटना शुरू कर देगा, यानी क्षय होना क्या हो जाएगा? तो शुरू हो जाएगा। यदि हम बात करें 2000 साल या 25000 साल में, यह घट करके लगभग कितना हो जाएगा? तो आधा हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए 2500 साल बाद C14 घट के कितना हो गया, तो 5 हो गया। तो इससे हमको क्या पता चला, अब जब हम इसको जांच किए तो जांच करने के दरमियान हमको पता चला कि इसमें C12 10 है और C14 कितना है, तो 5 है। तो इसका मतलब यह जो जीव है कितना वर्ष पुराना है, यह जीव लगभग 2500 या 2000 वर्ष पुराना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम कार्बन 14 की विधि के बारे में क्या है ना बोल हम सकते हैं। तो कार्बन 14 विधि क्या है, तो तिथि निर्धारण का एक वैज्ञानिक विधि है जिसके अंतर्गत हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई भी जीव वह कितना वर्ष पुराना है। ठीक है, और आपको कहा जाता है कि जो जीव धरती के अंदर यानी कि धरती के अंदर जितना गहरा दफन होगा उसका तिथि उतना ही पुराना होगा या उसका इतिहास उतना क्या होगा, उस पुराना होगा। ठीक है, अब इस विधि का खोज कौन किया था, तो इस विधि का खोज अमेरिका के विख्यात रसायन शास्त्री किए थे। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये भी आपको एग्जाम में बार बार आता है, ये भी आपका MVVI प्रश्न है, इसको भी आप क्या कीजिएगा तो आसानी से रट लीजिएगा। ठीक है, इसको लिखाने का काम हम कल करेंगे, शायद हम कल नहीं कर पाएंगे क्योंकि कल मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के कारण मैं अपनी बहन के पास संदेश पहुंचाने के लिए जाता हूं। तो मैं भी आपका वीडियो जो है 17 तारीख से अपलोड होगा। ठीक है, 14, 15, 16 नहीं होगा क्योंकि मैं घर मतलब कि दूसरी जगह में जा रहा हूं, मैं प्रेजेंट यहां रहूंगा या नहीं तो वीडियो बना नहीं पाऊंगा, इसलिए 17 तारीख से मैं फिर से वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कार्बन 14 विधि क्या है, तो तिथि निर्धारण के विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्बन 14 विधि बोलते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो अब हम बात करेंगे अभिलेख का। ठीक है, अब देखिए यह दोनों प्रश्न उठा करके देखिए, यदि आप बिहार बोर्ड के कोई सा भी प्रश्न पत्र को उठा करके देखिएगा, देखिए बार बार एग्जाम में आता है। आपको लगा होगा कि सर तोड़ करके पता नहीं कौन सा अध्याय हमको पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। तो बाबू चिंता नहीं करो, हम कुछ भी पढ़ाएंगे बिहार बोर्ड में वो आएगा ही आएगा। और बिहार बोर्ड में जितना प्रश्न आपका 22 में पूछा जाएगा वो पूरा का पूरा मैच कर जाएगा। और इस प्रकार से आपको याद होगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस एग्जाम में बैठिएगा, लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इसका गारंटी मैं स्वयं लेता हूं। क्योंकि देखिए इतिहास में जब तक आप नहीं समझेंगे याद करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, समझ लेंगे कहानी के तौर पे आप लिख देंगे। जैसे देखिए एक फिल्म, जब आप फिल्म कोई भी देखते हैं उसका कहानी देखिए 3 घंटा का होता है, क्या कभी याद करते हैं, नहीं करते, लेकिन वह कहानी हमें सदियों याद नहीं रहता है। यानी कि 10 साल भी बीत जाए जब याद करते था हाँ उसका कितना अच्छा कहानी है। जैसे कभी खुशी कभी गम, अभी तक हमको याद है उसका कहानी, बेजोड़ कहानी है। ठीक है, ये भी आपका VVI टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा VVI एग्जाम में आता है, लेकिन इस वर्ष आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पिछले वर्ष पूछे हुए थे और इससे पिछले वर्ष भी पूछे हुए थे, इस बार नहीं आएगा। यदि एग्जाम में आएगा, क्योंकि आपको तो एग्जाम देना ही नहीं तो कहानी खत्म कीजिए। तो हम समझेंगे अभिलेख क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि बहुत पुराना मंदिर होगा, दीवार होगा, चट्टान होगा, वहाँ आप जब देखते होंगे कि कुछ खुदेड़ करके लिखा रहता है, यानी राजा के बारे में, महाराजा के बारे में, मंदिरों पे, शिलाओं पे, स्मारक पे। तो वे सभी क्या हैं, तो वे सभी अभिलेख हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं अभिलेख। ठीक है, तो अभिलेख हम उन्हें कहेंगे जैसे चट्टान हो गया, दीवार हो गया, मूर्ति हो गया, या कहीं भी आपको लिखा मिले, कहीं भी नहीं, आप किताब कहिएगा तो वो आपका अभिलेख नहीं है। ठीक है, तो दीवारों पे, चट्टानों पे, स्मारक पे जो लिखित अवस्था में होती है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, तो अभिलेख कहलाता है। इसके अलावा जो भोजपत्र हो गया, ताम्रपत्र हो गया, इन सभी पर जो अतीत में जो लिखा रहता है, यानी कि बहुत साल पहले लिखा रहता है, उन सभी को हम अभिलेख बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को समझ करके इतना ही छोड़ दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको भी हम क्वेश्चन आंसर में समझा देंगे।
ठीक है, लिखाते तक टाइम छोटा पॉइंट है। अब हम लोग आते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे कि आखिर हम लोग जो इतिहास पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में वो सारा का सारा तो हम तो भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। अब प्रश्न आता है कि भारतीय इतिहास का जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो प्यारे बच्चों यदि हम बात करें भारतीय इतिहास का जानकारी, तो भारतीय इतिहास का जानकारी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, और इतने स्रोत से उपलब्ध है कि यदि हम चर्चा करें तो उस स्रोत से हमें क्या क्या जानकारी मिलेगा, तो सामाजिक मिलेगा, आर्थिक मिलेगा, राजनीतिक मिलेगा, सांस्कृतिक मिलेगा, धार्मिक मिलेगा। सामाजिक मतलब यानी समाज का रूपरेखा मिलेगा, धार्मिक मतलब धर्म का रूपरेखा मिलेगा, क्या वह धर्म से जुड़े हुए थे कि नहीं जुड़े हुए थे। आर्थिक में क्या होगा, वे लोग किस प्रकार से व्यापार करते थे, कृषि करते थे। सांस्कृतिक में वे लोग कैसे पर्व मनाते थे, त्योहार मनाते थे, क्या रीति था, रिवाज था। इन सभी का जो जानकारी है हमें प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। अब इसको किस प्रकार से आपको व्याख्या करना है। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों हम अपने आधार पे हम क्या करेंगे, तो प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत को हम अपने आधार पे 2 भागों में बांटेंगे। आपका मन है तो आप 3 में भी बांट सकते हैं, 4 में भी बांट सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप ऊंचे स्तर पर जाएंगे जैसे बीए हो गया, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो मुख्य रूप से 2 स्तरों पर इसका विभाजन करते हैं। हालांकि यह 12th में आपको बहुत छोटा रूप में दिया हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला आपका है साहित्यिक स्रोत। कौन सा स्रोत, साहित्यिक स्रोत। स्रोत हम यहां पर नहीं लिखेंगे, नहीं तो स्पेस छोटा पड़ जाएगा, इसलिए हम नहीं लिख, स्रोत यहां पर है ना, बस मुंह से हम बोल देते हैं साहित्यिक स्रोत। और दूसरा आपका आता है